We have completed autonomous and accommodating transactions. लास्ट क्लास में अकोमोडेटिंग एंड ऑटोनमस हो गया, ठीक है, किसी को कोई डाउट है नहीं तो आगे चलते हैं। देखते हैं ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। ब्रेटन वुड्स शुरू करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कितने ही रिकॉर्ड फॉरेन रिजर्व्स हो वो आपके इमरजेंसी के लिए होते हैं, ठीक है। तो अभी फॉरेक्स रिजर्व देखेंगे तब बात करेंगे, अभी आप इतना समझो बस। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ए डिफरेंट थिंग। बस यही है कि हाँ नेगेटिव रहा तो आरबीआई के पास सफिशिएंट अमाउंट है, इसलिए आरबीआई गवर्नमेंट को नहीं देता है, ठीक है ना। 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या हुआ था, आरबीआई के पास नहीं था उस समय, अब है आरबीआई के पास। इसलिए गवर्नमेंट जब भी आरबीआई से मांगती है, क्यों आरबीआई ने मना किया था जब गवर्नमेंट ने उससे पैसा मांगा था उर्जित पटेल के टाइम पे, इसीलिए ये पैसा इमरजेंसी के, ठीक है। ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर मेंस। ब्रेटन वुड्स है क्या? ब्रेटन वुड्स इज ए प्लेस इन न्यू हैम्पशायर स्टेट ऑफ यूएसए, एक जगह का नाम, ठीक है। तो जगह का नाम है, तो वहां पे कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसलिए उनको ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन कहा जाता है, ठीक है। तो ब्रेटन वुड में आपकी कॉन्फ्रेंस हुई, तो 3 आपके इंस्टीट्यूशन बन के आए थे, उनको ब्रेटन वुड्स कहते हैं, ठीक है। देखते हैं व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। देखो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका 1939 से 1945 तक चला, लेकिन 1945 से पहले ही इनको 1 साल पहले ही पता चल गया था कि हम जीतने वाले हैं। तो जो जीतने वाली पावर्स थी उन्होंने एक मीटिंग रखी कि भाई अभी सब कुछ आपका बर्बाद हो चुका है वर्ल्ड वॉर की वजह से, इसलिए हमें क्या करना है, सबको वापस से बनाना है, रीबिल्ड करना है। कोई भी चीज रीबिल्ड करनी है, यू नीड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, लोन देने के लिए, ठीक है, आपको इंस्टीट्यूशंस की जरूरत पड़ती है। तो किसी भी तरह की हेल्प देने के लिए, तो वो इसलिए इंस्टीट्यूशंस की बात की गई। तो सबसे उस समय स्ट्रॉन्ग कौन था, आपका यूएस, ठीक है, तो उसी की चलेगी। सो इन 1944 प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, कहाँ के प्रेसिडेंट थे, यूएसए के, hosted a conference here to rebuild the world economy after Second World War. Delegates of 44 allied nations, ठीक है, जो इनके साथ थे, allied nations participated in this conference. Officially it is known as, देखो इसका नाम ये है, लेकिन ब्रेटन वुड्स बोलते हैं इसको, यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, ये नाम है। ऑफिशियल नेम ये है, लेकिन इनफॉर्मली हम इनको क्या बोलते हैं, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है। दिस कॉन्फ्रेंस रिजल्टेड इनटू क्रिएशन ऑफ 4 एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थिंग्स। 4 चीजें बनी इसके बाद, समझ गए आप बात को। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस क्यों हुई, इकोनॉमी को रीबिल्ड करने के लिए, ठीक है। तो 4 इसके बन के आई, जिसमें आपका आईएमएफ वर्ल्ड बैंक सब आ गया, ठीक है। तो 4 कौन कौन सी चीजें बन के आई इसमें, सबसे पहले बन के आया आईएमएफ, जो सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन थी आईएमएफ। तो आईएमएफ क्या करती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सब 1944 में बने। गिव शॉर्ट टर्म लोन्स, देखो दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स टू हेल्प नेशंस ड्यूरिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। कुछ टाइम के लिए लोन देती है, फिर आपको वापस करना होता है। दे हैव ए सिस्टम कॉल्ड एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये आगे पढ़ेंगे डिटेल में। स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इसको पेपर करेंसी भी बोलते हैं, इट इज नोन एज पेपर करेंसी। जब फॉरेक्स रिजर्व डिस्कस करेंगे तो वी विल डिस्कस इट, ठीक है।
अभी थोड़ी देर में इसके बारे में कुछ चीजें तो हम पढ़ ही लेंगे, ठीक है, जो जितना आपको जानना है उतना पढ़ लेंगे। एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ठीक है, ये किसके पास होता है सिस्टम? आईएमएफ के पास। आईएमएफ में क्या होता है? आईएमएफ में कोटा होता है हर कंट्री का। जैसे मान लो जिसने जितना कंट्रीब्यूशन दिया होगा उस हिसाब से उसका कोटा होगा। जिस कंट्री ने ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया होगा उसका ज्यादा, ऐसे अलग अलग कंट्रीज का कोटा होता है आईएमएफ। किस हिसाब से आपने कितना कंट्रीब्यूट किया है, जितना आपका कंट्रीब्यूशन होता है उस हिसाब से आपका कोटा होता है, तो उसी हिसाब से आपको लोन मिलता है। तो आईएमएफ जो करेंसी का यूज करती है वो है एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। पहले गोल्ड स्टैंडर्ड्स थे, लेकिन गोल्ड को रिप्लेस किसने कर दिया? एसडीआर। ठीक है, ये आईएमएफ आगे देखेंगे डिटेल में, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आईएमएफ तो हम डिटेल में देखने वाले हैं आगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आईएमएफ में क्या देता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए शॉर्ट टर्म लोन्स देता है। और इसके पास जो सिस्टम होता है एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स वाला सिस्टम। कैसे आया एसडीआर, आगे देखते हैं। दूसरा बना वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का पहले नाम क्या था? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, याद रखना, पहले नाम ये था, अब इसको वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। अब ये जो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईबीआरडी, ये अब वर्ल्ड बैंक का एक पार्ट बन गया है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक पहले क्या था आपका? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, अब नाम बदल के उसका वर्ल्ड बैंक हो गया। ठीक है, और ये इसका एक पार्ट बन गया है। वर्ल्ड बैंक भी आगे डिटेल में देखेंगे कौन कौन से इसके पार्ट है, क्या करता है। क्या करता है ये? लॉन्ग टर्म सॉफ्ट लोन्स देता है। देखो यहाँ पे लॉन्ग टर्म है, ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म था, यहाँ पे लॉन्ग टर्म है। सॉफ्ट लोन्स का क्या मतलब होता है? सॉफ्ट लोन्स वो लोन होते हैं जिन पे इंटरेस्ट या तो बहुत कम होता है। सॉफ्ट लोन्स मतलब इंटरेस्ट, ये देखो यहाँ लिखा है, सॉफ्ट लोन्स आर ईदर इंटरेस्ट फ्री और हैव वेरी लो इंटरेस्ट रेट्स। या तो इंटरेस्ट बहुत कम होगा या फिर इंटरेस्ट फ्री होता है। सॉफ्ट लोन्स देता है किसको? डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, जिनको पैसों की ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, कहीं पे कोई अगर आपका किसी भी तरह का डिजास्टर आ गया तो फ्री में उसको लोन दे देता है। ठीक है, तो और अगर किसी ने मांगे लोन तो दे देगा थोड़े बहुत इंटरेस्ट पे। तो सॉफ्ट लोन्स का मतलब विच आर गिवन ईदर इंटरेस्ट फ्री और एट ए वेरी लो इंटरेस्ट रेट। तो आपका दोनों का फंक्शन आपको पता होना चाहिए। इसका फंक्शन है बैलेंस ऑफ पेमेंट और वर्ल्ड बैंक का फंक्शन है डेवलपमेंटल लोन्स। दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए, इन दोनों की ड्यूअल मेंबरशिप होती है। ठीक है, वो तो आगे देख लेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना याद रखो, ड्यूअल मेंबरशिप होती है। जो इसका मेंबर होगा वो इसका भी मेंबर होगा। ठीक है, ड्यूअल मेंबरशिप। कोई कंट्री इसका मेंबर बनेगी तो वो इसका भी होगी। ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई आईएमएफ का मेंबर है तो वर्ल्ड बैंक का भी मेंबर है। ठीक है, तो ड्यूअल मेंबरशिप होती है। ठीक है, तो जितने मेंबर इसके होंगे उतने मेंबर इसके होंगे। आगे डिटेल में देखेंगे तब देखेंगे किसके कितने मेंबर है, किसने कब ज्वाइन किया। ठीक है, थोड़ा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो आईएमएफ इज क्लियर, वर्ल्ड बैंक इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज गेट। नेक्स्ट इज गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ठीक है, गेट ये बना। ये किस लिए बना? इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए, टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड। और बाद में इसका नाम चेंज होकर डब्ल्यूटीओ हो गया 1995। एक ट्रीटी हुई थी, मर्राकेश ट्रीटी, 94 में। उस मर्राकेश ट्रीटी के बाद डब्ल्यूटीओ का नाम, इसका
गैट का नाम बदल के WTO कर दिया गया। क्यों किया गया आगे देखेंगे, अभी WTO डिस्कस करेंगे। आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें ये है, जिसमें मेंस में आपको हर साल क्वेश्चन मिलेगा, प्रीलिम्स में क्वेश्चन मिलेगा, और आपको न्यूज़पेपर में हमेशा आर्टिकल मिलेंगे WTO से रिलेटेड। क्योंकि WTO आपको पता है ट्रेड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रेड से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनको हैंडल कौन करता है? WTO। WTO आपका ट्रेड गवर्निंग बॉडी है, इंटरनेशनल ट्रेड गवर्निंग बॉडी है। अगर चाइना अपना सस्ता सामान इंडिया में डंप कर रहा है तो हम WTO के पास जाते हैं। अगर हमारा यूएस से कोई पंगा चल रहा है किसी भी चीज को तो हम WTO के पास चलते हैं। यूएस का हमसे कोई पंगा चल रहा है तो यूएस WTO के पास चलते हैं। ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी डिस्प्यूट हो, या किसी ने कोई ज्यादा ड्यूटी लगा दी किसी चीज पे, कस्टम ड्यूटी ज्यादा लगा दी, इम्पोर्ट ड्यूटी ज्यादा लगा दी, कुछ भी लगा दिया, उस सब के लिए किसी भी तरह का डिस्प्यूट हो, उस सब के लिए WTO के पास जाते हैं। तो WTO से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, और इंडिया और यूएस के पंगे बहुत चलते रहते हैं। तो दूसरा, यूएस और चाइना का काफी चलता रहता है। तीसरा, इंडिया और चाइना का काफी चलता रहता है। अब हमें या तो इससे मतलब है क्योंकि हमें वो चीजें पढ़नी है जो इंडिया को अफेक्ट करनी है, क्योंकि हम लिखे हुए हैं IAS, ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस लिख रहे हैं, वर्ल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस नहीं लिख रहे हैं। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट। लेकिन क्या यूएस और चाइना का पंगा चलेगा उससे हम पे कोई इम्पैक्ट आएगा? यस, इसलिए वो भी देखना पड़ता है कि यूएस चाइना में पंगा होगा तो उसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि यूएस से भी हमारा काफी कुछ लेना देना है, काफी एग्रीमेंट वगैरह भी है हमारे। यूएस हमारा दोस्त बन जाता है कभी, अच्छा। चाइना हमारा पड़ोसी है, तो चाइना कुछ भी करेगा तो हमको नजर रखनी पड़ेगी। तो ये आपका है तो अलग कंट्रीज का मामला, लेकिन इसका इम्पैक्ट तो इंडिया पे आएगा ही ना। पड़ोसी के घर में आग लगी है तो वो आग आपके घर तक भी पहुंचेगी, तो पहले ध्यान रखना पड़ेगा कितनी आग लगी है, कहाँ लगी है, क्यों लगी है। तो इंडिया यूएस, इंडिया चाइना, इधर से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आप पेपर उठा के देख लो, यहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा, ठीक है। और WTO में हम, आप कोई भी पेपर उठा के देख लो आपको क्लियर हो जाएगा, WTO पढ़ने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि पंगा क्या है। इन्हीं चीज को लेके बनता रहता है कि इसने इस पे इतनी ड्यूटी लगा दी, ठीक है, हम इसके साथ ये एग्रीमेंट खत्म कर देंगे, इसको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं देंगे। तो वो सब चीजें हम डिटेल में देखेंगे WTO। तो इसका ऑब्जेक्टिव है बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसका ऑब्जेक्टिव है डेवलपमेंटल लोन, इसका ऑब्जेक्टिव है क्या आपका? टू फैसिलिटेट द इंटरनेशनल ट्रेड। अब इसकी खास बात क्या है, ये WTO बन गया 95 में, कैट से WTO क्यों बना ये देख लेंगे आज। ये 95 में WTO बन गया। इसका मेन एम जो है ना WTO का, वो है कि डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को ट्रेड में फायदा होना चाहिए। डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड बनाया तो यूएस ने, ठीक है, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव है डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को ट्रेड में फायदा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा कम आपकी डेवलप है, इन पे इनका सामान आसानी से बिके, इनको मार्केट में आसानी से एक्सेस मिल जाए, ठीक है, इन पे फालतू की ड्यूटी न लगाई जाए। तो इसलिए WTO डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को सबसे पहले देखता है। तो ये हम एग्रीमेंट्स में देखेंगे अलग अलग में कि क्या क्या फेवरेटिज्म दिया गया है इनको। वो आगे डिटेल में आएगा, WTO बहुत ज्यादा डिटेल में आएगा। और लास्ट में एक अलग से चीज आई, एक्सचेंज रेट सिस्टम। देखो बॉडी तो ये तीन ही बनी, 1 2 3, लेकिन आप मुझे बताओ, अगर इंटरनेशनल ट्रेड होगा, एक कंट्री दूसरी कंट्री से ट्रेड करेगी, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कितने डॉलर के बदले मुझे कितना रुपये देना है, कितने डॉलर के बजाय मुझे कितना रुपये देना है, ठीक है ना। मान लो मैं यूएस से कोई सामान लूंगा तो वो तो डॉलर मांगेगा मुझसे, लेकिन कितना रुपये के बदले कितना डॉलर होगा, ठीक है? या फिर मान लो जापान से लेके आऊंगा, या मैं किसी भी कंट्री से लेके आऊंगा, ऑस्ट्रेलिया से सामान लेके आऊंगा, चाइना से लेके आऊंगा, तो मुझे कैसे पता कि रुपये के बदले मुझे इसकी करेंसी और रुपये में क्या रिलेशन है? रिलेशन तो पता होना चाहिए ना, तभी तो आप सामान लेके आओगे, ठीक है ना। तो आपको वो तो अपनी करेंसी लेगा या फिर डॉलर लेगा आपसे,
कोई भी रुपी थोड़ा ना लेगा, उनकी कंट्री में रुपी थोड़ा ना चलता है, तो डॉलर लेगा या फिर अपनी करेंसी लेगा। तो आपको पता होना चाहिए किस करेंसी की क्या, अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग करेंसी है, मान लो ए बी सी डी ई एफ ऐसे करके। अब इनमें रिलेशन तो पता होना चाहिए ना, तभी तो हम ट्रेड कर पाएंगे कि किस करेंसी के बदले कौन सी करेंसी की कितनी वैल्यू है। तो इसलिए आया एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, एक्सचेंज रेट सिस्टम। यहाँ पे क्या किया गया, सबसे जो आपका स्ट्रॉन्ग था यूएस, तो यूएस ने क्या किया, डॉलर को करेंसी बना दिया। यूएस ने बोला अगर आप बना सकते हो तो आप बना लो भाई। ठीक है, यूएस ने डॉलर को बोला कि हम हर डील जो करेंगे वो डॉलर में करेंगे। तो यूएस से पूछा सबने क्यों डॉलर में करेंगे, हम अपनी करेंसी में कर सकते हैं। बोला इस डॉलर को मैं किसकी बैकिंग दूंगा, गोल्ड की। बोला अगर कोई आपसे डॉलर नहीं ले रहा तो आप मेरे पास आओ, मैं उतना आपको गोल्ड वापस कर दूंगा। आपके पास अगर इतना गोल्ड है, आप बैकिंग दे सकते हो तो आप दे दो। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सब तो बर्बाद हो चुके थे, तो कहाँ से बैकिंग देंगे। तो इसने क्या किया, डॉलर को गोल्ड से पैक कर दिया, इसको कहते हैं पैक, पैकिंग। डॉलर को किससे पैक कर दिया, गोल्ड से, कि इतने डॉलर के बदले इतना गोल्ड। ठीक है, आप मेरे पास डॉलर लेके आओ, उसके बदले गोल्ड ले लो अगर आपसे कोई डॉलर नहीं ले रहा। और डॉलर के साथ बाकी करेंसी इसको पैक कर दिया, जो भी आपकी करेंसी है ए बी सी, कि भाई ए के बदले इतना डॉलर मिलेगा, बी का डॉलर से ये रिलेशन है, सी का डॉलर से ये रिलेशन है, डी का डॉलर से ये रिलेशन है, ई का ये है। समझ गए आप बात को। तो इसने क्या किया, पैगिंग कर दी। पैगिंग क्यों की इसने, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग यही था। इसने बाकियों को बोला अगर आप कर सकते हो तो आप कर लो। इसको कहते हैं पैगिंग, जहां पे आप बाकी करेंसी जो है उनको किससे आपने रिलेशन बना दिया, डॉलर से, कि भाई ए के बदले इतना डॉलर मिलेगा, बी के बदले, ये ए बी सी, रुपी येन युआन कुछ भी हो सकता है, तो ए के बदले आपको इतना डॉलर मिलेगा। और इस डॉलर को किससे पैक कर दिया, गोल्ड से। बाई चांस आपसे कोई डॉलर नहीं ले रहा तो आप मेरे पास आओ, मेरे बैंक आपको गोल्ड दे देगा उसके बदले। इसको कहते हैं पैगिंग। पैगिंग। तो कौन सा एक्सचेंज रेट सिस्टम चला, पैक्ड। पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। एक्सचेंज रेट सिस्टम के लिए हम वर्ड यूज करेंगे ईआरएस। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसी को देखते हैं डिटेल, फिर डब्ल्यूटीओ देखें, ऐसे चलेंगे। ठीक है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, इससे तो कभी नहीं आया, इससे प्रीलिम्स में आता है, मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछता है। हाँ, इससे पूछा है और इससे तो आता ही आता है। ठीक है, एक्सचेंज रेट सिस्टम आपका प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में नहीं पूछेगा वो। ठीक है, सबसे पहले टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम देखते हैं। ठीक है, एक्सचेंज रेट सिस्टम कौन कौन। तो सबसे पहला एक्सचेंज रेट सिस्टम है आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। सबसे पहला एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है आपका, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये कब शुरू हुआ, स्टार्टेड ड्यूरिंग ब्रेटन वुड्स। ब्रेटन वुड्स के बाद फिक्स्ड शुरू हुआ। फिक्स्ड में क्या किया गया है, डॉलर को किससे पैक्ड कर दिया गया है, गोल्ड से, एंड अदर करेंसीज पैक्ड टू डॉलर। अभी बताया आपको, जो आपकी करेंसीज है उनको किससे पैक कर दिया गया है, डॉलर से, और डॉलर को किससे पैक कर दिया गया है, गोल्ड से। ठीक है, इसको पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। हमने देखा है, होता है ना ऐसे ही है, 30 ml, 60 ml, पैक जो बनाते हैं ना पैक, ये वहीं से आया, 90 ml पटियाला, 90 ml। तो यहाँ पे फिक्स होता है ना, 30 ml मतलब इतना, 60 ml मतलब इतना, 90 ml मतलब इतना। ये पैकिंग है। तो यहाँ पे पैकिंग कर दी कि $1 के बदले इतना गोल्ड मिलेगा, और इस करेंसी के डॉलर में इतनी वैल्यू है, इसकी इतनी वैल्यू, फिक्स कर दिया, चेंज ही नहीं होगी। जो फिक्स है वो फिक्स है। आज की डेट में अलग सिस्टम है, वो आएंगे हम उस पर कि वो कैसा है, फिक्स कर दिया गया कि इतने डॉलर के बदले इतना गोल्ड मिलेगा। ठीक है, अब क्या होता है,
50,000। अब आपने फिक्स कर दिया, ठीक है, लेकिन आपकी करेंसी की वैल्यू तो फ्लक्चुएट होगी। मैंने आपको बोला ना, करेंसी वैल्यू तो फ्लक्चुएट होती है। जिस करेंसी की डिमांड ज्यादा होगी वो हाई ऊपर चली जाएगी, जिस करेंसी की वैल्यू डिमांड कम होगी वो नीचे चली जाएगी। यानी आपने क्या किया, मान लेते हैं कोई पर्टिकुलर करेंसी एक्स, ठीक है, और वो एक्स करेंसी आपको जब कोई, मान लो रुपी मान लेते हैं, रुपी मान लेते हैं, ठीक है, मान लो आपको 1 रुपए के बदले उस समय मान लो $1 देना था, लेकिन अब इनकी वैल्यू तो फ्लक्चुएट होगी, ठीक है, जिस हिसाब से डिमांड और सप्लाई होगी, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो डॉलर की अप्रिशिएट हो जाएगी, तो इनकी वैल्यू फ्लक्चुएट जरूर करेगी। हो सकता है 1 रुपया आपका, डॉलर की डिमांड बढ़े तो 1 रुपया आपके $0.9 मिले उसको बदले, आपको डॉलर की डिमांड बढ़ गई, ठीक है, आपको कम डॉलर मिल रहे 1 रुपए में, रुपये की वैल्यू कम हो गई। यानी कि जो आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है, इसमें आपकी करेंसी की वैल्यू तो आपकी चेंज होगी, लेकिन आपको उसको फिक्स रखना है। फिक्स कैसे रखोगे, अगर सिस्टम में ज्यादा डॉलर आ गए तो उनको सिस्टम से निकाल दो, और सिस्टम में कम डॉलर तो सिस्टम में डॉलर डाल दो। मतलब आपको ये वाली रेट फिक्स रखनी है। कैसे, जैसे मान लो मार्केट में आपकी अनियन है, अनियन है आपकी 10 रुपए की 1 kg, ये आपको अगर फिक्स रखनी है, मान लो अनियन की सप्लाई बहुत कम हो गई तो आप उसकी सप्लाई बढ़ाओ ताकि ये रेट रहे, और अगर सप्लाई बहुत ज्यादा अनियन की बढ़ गई तो जो ज्यादा आई है एक्स्ट्रा आई है उनको एक्सपोर्ट कर दो ताकि ये रेट बनी रहे। देखो एग्जैक्टली तो वो मेंटेन नहीं कर सकते, लेकिन आपको लगभग वही मेंटेन करना है, ठीक है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या है, जो आपने फिक्स किया है वही आपको मेंटेन करनी है। तो आप वो मेंटेन कैसे होगी भाई, तो वो मेंटेन करेगा सेंट्रल बैंक। अगर सिस्टम में डॉलर ज्यादा आ गए तो उनको खरीद लो, सिस्टम में डॉलर कम है तो डाल दो। तो जो आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में अगर किसी भी तरीके का फ्लक्चुएशन होगा, अगर किसी भी तरीके का फ्लक्चुएशन होता था तो उस फ्लक्चुएशन को कौन करेगा बैलेंस, सेंट्रल बैंक, ताकि आपकी एक्सचेंज रेट वही रहे जो आपने फिक्स की है। यानी कि यहाँ पे सेंट्रल बैंक आपका क्या करेगा, इंटरवीन करेगा। सेंट्रल बैंक विल इंटरवीन so that your exchange rate will remain same। तो ये सेंट्रल बैंक जब भी इंटरवीन करता है किसी भी चीज को सही करने के लिए, यहाँ पे ये क्या करता है, इस चीज को सही कर रहा है, एक्सचेंज रेट को। तो एक्सचेंज रेट को सही करने के लिए जब भी वो इंटरवीन करेगा उसको कहते हैं ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन। इट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रेडिक्शन। ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, सेंट्रल बैंक विल इंटरवीन सो एज टू मेक द एक्सचेंज रेट सिस्टम स्टेबल, ठीक है, उनको स्टेबलाइज करने के लिए आपका सेंट्रल बैंक इंटरवीन करेगा। अगर इधर उधर फ्लैक्चुएट हुई तो सेंट्रल बैंक आएगा और उसको सही करेगा, ठीक है। जैसे घर में ये बुक पड़ी है, ये ऐसे रखी है टेबल, किसी ने इस बुक को हिला दिया और ये ऐसे हो गई। अब आप इसको वापस से इसी पर्टिकुलर पोजीशन पे लेके आओ, तो ये एक तरह का इंटरवेंशन है, आप यहाँ पे इंटरवीन कर रहे हो। तो अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है तो वहां पे आपका सेंट्रल बैंक इंटरवीन कर सकता था। ध्यान रखना, सेंट्रल बैंक इंटरवीन करता था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में, और उसको बोलते हैं ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो पहला एक्सचेंज रेट सिस्टम है आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जहाँ पे आपकी सारी चीजें फिक्स कर दी गई, ठीक है। आपकी करेंसी सारी जो थी जितनी भी थी उन सबको डॉलर से पैक कर दिया गया, डॉलर को गोल्ड से पैकिंग कर दी गई। और ये जो अगर इनमें एक्सचेंज रेट सिस्टम में कोई भी फ्लक्चुएशन होगा तो उसको सेंट्रल बैंक आपका इंटरवीन करके सही करता है। तो यहाँ पे ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है।
इसी और सेकंड आता है फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज सिस्टम। समझो बात, ऐसे है आपका, मान लो ये पानी है, यहाँ पे आपने एक छोटी सी नाव बनाई, बारिश हुई, आपने पानी में तैरने के लिए एक नाव बनाई, ठीक है। अब ये जब आपकी नाव थोड़ी सी भी ऐसे डूबने लगती है तो आप इसको वापस से इसी पोजीशन पे ले आते हो, ये है आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। यहाँ पे आपने उसको बार बार इंटरवीन कर रहे हो, आप नाव को डूबने नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो ये है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। यहाँ पे सेंट्रल बैंक बार बार इंटरवीन करेगा। मैं क्या करूं कि इस नाव को किसके भरोसे छोड़ दूं, मार्केट के भरोसे, मतलब अपने आप छोड़ दूं इसको कि भाई ये तैरेगी तो तैरेगी, डूबेगी तो डूबेगी। तो अगर आपने इस नाव को अपने भरोसे छोड़ दिया कि भाई ये फ्लोट करे या ये सिंक करे, मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। तो यहाँ पे आपने किसके भरोसे छोड़ दिया कि डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे आपकी रेट्स क्या होंगे, डिसाइड होंगे। यानी यहाँ पे आपका सेंट्रल बैंक किसी तरह का कोई इंटरवेंशन नहीं करेगा। अगर ऐसा केस होता है तो उसे हम कहते हैं फ्लोटिंग और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लोटिंग और फ्लेक्सिबल में आपने इसको नाव को अपने भरोसे छोड़ दिया, भाई तैरेगी तो तैरेगी, डूबेगी तो डूबेगी, दैट इज फ्लोटिंग। यानी यहाँ पे करेंसी की वैल्यू को आप अपने हिसाब से उसको सेट नहीं करोगे, मार्केट फोर्सेस के हिसाब से। जिसकी ज्यादा डिमांड होगी वो अपने आप एप्रिशिएट कर जाएगा, जिसकी कम डिमांड होगी वो डेप्रिशिएट कर जाएगा, ठीक है। तो जो आपका फ्लोटिंग वाला है, फ्लोटिंग वाले में आप इस नाव को छोड़ देते हो फ्री कि भाई डूबना है डूबेगी, तैरना है तैरेगी। लेकिन देखो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में प्रॉब्लम थी, देखेंगे क्या प्रॉब्लम थी। लेकिन इसमें भी तो प्रॉब्लम है, आपने अगर नाव को छोड़ दिया तो हो सकता है कि कोई करेंसी बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच जाए और कोई करेंसी हो सकती है बहुत नीचे पहुंच जाए, यानी कि नाव डूब भी तो सकती है, डूब गई तो दिक्कत है ना। इसलिए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम तो खत्म कर ही दिया गया था, फिक्स्ड वाला खत्म कर दिया गया था। अभी बताता हूँ क्यों खत्म किया गया था। उसके बाद आपका फ्लोटिंग की बात की गई, फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल। लेकिन यहाँ तो प्रॉब्लम है, नाव डूब जाएगी, तो इसलिए इन दोनों का एक हाइब्रिड बनाया गया। देखो यहाँ पे सेंट्रल बैंक इंटरवीन करेगा, यहाँ पे नहीं करेगा। तो इन दोनों का हाइब्रिड बनाया गया जिसे कहते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग। मैनेज्ड फ्लोटिंग में क्या होगा, आप पानी में नाव को छोड़ दो, आपने छोड़ दिया यहाँ पे नाव को, ठीक है। लेकिन जब ये चल रही है चल रही है चल रही है चल रही है, लेकिन जैसे ये आपको लगे कि डूबने वाली है, जब तक डूबेगी नहीं तब तक नहीं, आपने फ्री छोड़ दिया। जैसे आपको लगे कि अब ये डूबने वाली है तब आप इंटरवीन कर सकते हो। समझे आप बात, यानी कि यहाँ पे तो आप हमेशा इंटरवीन करते थे, थोड़ा सा भी नाव इधर की उधर हुई, यहाँ पे आप बिल्कुल इंटरवीन नहीं कर सकते थे। यहाँ पे आप इंटरवीन कर सकते हो, लेकिन कब इंटरवीन कर सकते हो, जब आपको लगेगा कि भाई नाव डूबने वाली। सनमदीप कौर अपना वीडियो ऑफ कर दो, ठीक है। तो मैनेज फ्लोटिंग में कब इंटरवीन कर सकते हो आप, जब आपकी नाव डूबने वाली है।
तो इन दोनों के बीच का रास्ता ये निकाला गया। तो अभी हम कौन सा फॉलो करते हैं? मैनेज्ड फ्लोटिंग। इज इट क्लियर? तो अब देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग। एक्सचेंज रेट्स आर डिसाइडेड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है? ब्रेटन वुड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम जो था आपका, जो शुरू किया गया था, वो कॉलेप्स कब कर गया? 1973 में। अभी बताता हूँ क्यों कॉलेप्स किया था। ब्रेटन वुड्स आपका जो सिस्टम था, कौन सा वाला? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम वाला, जिसमें आपने डॉलर को किससे पैक किया था? गोल्ड से। डॉलर को गोल्ड से पैक किया था। वो कब कॉलेप्स कर गया? 1973 में। और उसकी जगह कौन सा सिस्टम आ गया? ये वाला। दिस सिस्टम वाज अडॉप्टेड, ठीक है। सेंट्रल बैंक कैन नॉट इंटरवीन इन केस ऑफ करेंसी वॉलेटिलिटी, नहीं कर सकता। सो नो ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन, नो ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन। मैंने आपको बोला था ना, जब सेंट्रल बैंक इंटरवीन करता है तो उसको ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन बोलते हैं। तो जो फ्लोटिंग है या आपका फ्लेक्सिबल है, उसमें किसी भी तरह का ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन नहीं होता है, ठीक है। प्रीलिम्स में आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा, इसी तरह के स्टेटमेंट बना के पूछेगा कि ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन किस में होता है, किस में नहीं होता है। यार करेंसी की डिमांड बढ़ेगी क्यों नहीं बढ़ेगी, बताया इतनी बार। करेंसी की डिमांड क्यों नहीं बढ़ेगी? अगर क्रूड ऑयल महंगा हो गया, आपको ज्यादा डॉलर चाहिए, तो डॉलर की डिमांड बढ़ गई। क्रूड ऑयल सस्ता हो गया तो कम डॉलर चाहिए, क्योंकि वो तो डॉलर में ले चाहिए ना। तो ये ऐसे करेंसी की डिमांड बढ़ेगी। आप सारी चीजें इंपोर्ट करोगे तो आपको सब डॉलर में पे करना है, ठीक है। बाहर वाले डॉलर में ही लेते हैं, बाहर वाले थोड़ा ना आपकी करेंसी में एक्सेप्ट करेंगे। तो अचानक से डिमांड बढ़ जाएगी। अगर इंडिया कल को सब कुछ खुद बनाने लग जाए, तो इंडिया को बाहर से कुछ चीजें कम लानी है, तो डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी इंडिया के लिए। इस तरह से करेंसी की डिमांड बढ़ती है, ठीक है। अभी जैसे क्रूड ऑयल बहुत महंगा हो जाएगा तो हमें ज्यादा डॉलर चाहिए होंगे। क्रूड ऑयल के लिए डॉलर में पे करना पड़ता है ना। क्रूड ऑयल अगर बहुत सस्ता है तो हमें कम डॉलर पे करने हैं, तो कम डॉलर चाहिए। तो जब ज्यादा डॉलर चाहिए तो डॉलर की डिमांड बढ़ गई तो डॉलर एप्रिशिएट कर जाएगा, जब कम डॉलर चाहिए तो डॉलर की डिमांड घट गई तो डेप्रिशिएट कर जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे कैसे अप्रिशिएट करती, कैसे डेप्रिशिएट। अभी ये पढ़ो यार, ये समझो, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल में किसी भी तरह के ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन नहीं होते थे, लेकिन ये तो चल नहीं सकता, ठीक है। अडॉप्ट तो किया लेकिन ये चल नहीं सकता, तो हमने मैनेज्ड फ्लोटिंग यूज किया, ठीक है। दोनों, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, फ्लेक्सिबल और फिक्स्ड। लेकिन हमने क्या किया? इन दोनों के बीच का रास्ता निकाला। बीच का रास्ता क्या है? मैनेज्ड फ्लोटिंग, ठीक है। मैनेज्ड फ्लोटिंग, मैनेज्ड फ्लोटिंग में क्या होता है? ये मिडिल पाथ, adopted by most of the countries presently. Although exchange rates are decided by market forces of supply and demand, but in case of extreme fluctuations, जब आपकी नाव डूबने लग जाए, the central bank can intervene. इसका मतलब there are some official reserve transactions involved here. कुछ ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन यहाँ पे होते हैं। समझ गए आप बात को? तो क्या है कहानी? ये है कि आपका फिक्स्ड था पहले, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम थी तो फ्लोटिंग की बात की गई। ये दोनों एक्सट्रीम है। यहाँ पे ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन, हर बात पे ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे कोई नहीं है, तो इनका मिडिल पाथ लेके आया, दैट इज मैनेज्ड फ्लोटिंग।
यहाँ पे आप नाव को तभी हाथ लगाओगे जब वो डूबने वाला, उससे पहले हाथ नहीं लगाओगे। तो अभी ये फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन होते ही होते हैं, यहाँ पे देयर आर नो ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन, इधर देयर आर सम ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन, देयर आर सम ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब क्यों इससे इस पे जाना पड़ा देखते हैं। ये क्लियर हो गया? ठीक है, तीन आपके ऊपर। क्या किया फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में, यूएस ने क्या किया, मान लेते हैं यूएस ने बोला कि $1 के बदले आपको 0.35 ये यूनिट होती है आउंस ऑफ गोल्ड। ठीक है, कितना गोल्ड दूंगा। ठीक है, गोल्ड की यूनिट होती है आउंस ऑफ, ऐसे समझो आप। ठीक है ना, हाँ ऐसे बोला उसने। $1 लेके आओ, इतना गोल्ड लेके जाओ, 0.35 आउंस ऑफ गोल्ड। अब क्या हुआ, 1944 में आपका ब्रेटन वुड्स आया, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हो गया कोल्ड वॉर बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर। इन दोनों ने अपने अलाइज बना लिए, यूएस ने नाटो बना लिया और यूएसएसआर ने वार्सा पैक्ट। और इन दोनों के बीच, यूएस और यूएसएसआर के बीच क्या शुरू हो गई, आर्म्स रेस। यूएस अपने अलाइज को आर्म्स देता था, यूएसएसआर अपने अलाइज को आर्म्स देता था, तो आर्म्स रेस शुरू हो गई। तो इस पे बहुत खर्चा होगा, सारे हथियारों पे खर्चा कर रहे हो आप, हथियार बेच उनको देने में। ठीक है, क्योंकि आपको लग रहा है कभी भी हमारी लड़ाई हो सकती है। तो आर्म्स रेस, जब सारा पैसा आप इस पे खर्च करोगे तो आप बाकी चीजों को मैन्युफैक्चर करोगे क्या, बाकी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग होगी नहीं। तो बाकी चीजें कम बनेगी तो क्या आ जाएगा, इन्फ्लेशन। जो जरूरत का सामान है वो बन नहीं रहा है, सारा आर्म्स पे खर्च हो रहा है। तो क्या आ गया यूएस में, इन्फ्लेशन आ गया। इन्फ्लेशन आने से क्या होगा, गोल्ड की प्राइसेस बढ़ेगी। जब भी इन्फ्लेशन होगा गोल्ड की प्राइसेस तो बढ़ती है, मैंने आपको बताया ही है। ठीक है, क्योंकि लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन्फ्लेशन के टाइम। अब क्या होगा, ये पहला केस हो, यहाँ से गोल्ड की प्राइसेस बढ़ गई। ठीक, दूसरा क्या हुआ, यूएस एक वॉर में इन्वॉल्व हो गया, इसे कहते हैं वियतनाम वॉर। तो यूएस वियतनाम वॉर में इन्वॉल्व हो गया, जो चला आपका 1959 से लेके 1975 तक, बहुत लंबा हुआ। दिक्कत क्या थी यूएस के साथ, यूएस का जो प्रेसिडेंट था वो कहता था कि इतना मुझे, आई डोंट फियर घोस्ट, आई डोंट फियर घोस्ट, व्हाट आई फियर इज कम्युनिज्म। व्हाट आई फियर इज कम्युनिज्म। ठीक है, जो आप अलकायदा भी देख रहे हो, अलकायदा भी बनाया गया है यूएस के द्वारा ही, कम्युनिज्म के चक्कर में, ये सब कम्युनिज्म के चक्कर में। यूएस कैपिटलिस्टिक है, तो यूएस क्या चाहता था कि कहीं पे भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एक तो उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, वो कैपिटलिस्टिक है। दूसरा, जहां कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आएगी वो किसका सपोर्ट करेगी, यूएसएसआर का, क्योंकि यूएसएसआर में कम्युनिस्ट थे। तो यूएस क्या करता था, यूएस जहां पे भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आते थे उसको टोपल करने की कोशिश करता था, उसको पलटने की कोशिश करता था, इससे मिलिट्री कू करवा के, मिलिट्री कू, वहां अपनी पूरी मिलिट्री को भेज के और वहां का तख्ता पलट करके अपना बंदा बिठा देना, ये यूएस का काम। ठीक है, ये यूएस का काम था, तो यूएस ये करता है। ठीक है, उसको हटा देते हैं। ठीक है, समझ गए ना आप, पहली चीज, अभी इसको आगे करना है डिस्कस। पहली चीज तो
कि भाई आप आर्म्स रेस शुरू हो गई, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन आ गया, और दूसरा यूएस या वियतनाम वॉर में इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मेंस में कोई नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आपका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है, ठीक है, तो कोल्ड वॉर आपका एक टॉपिक है, तो ये चीजें आपके काम आ जाएंगी, लेकिन मुझे जो समझाना है वो समझाने के लिए बताना जरूरी है। अब क्या होगा, पहला तो यहाँ पे आर्म्स रेस हो गई, चलो किस किस में, नाटो और अब तो वार्सा, दो आपके ग्रुप बन गए। नाटो आपका किसका था, यूएस का था। ये 1949 में बना था, ये 1955 में, वो डेट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये यूएस का। आर्म्स रेस शुरू हो गई तो चीजें महंगी हो गई, क्यों, क्योंकि आप बाकी चीजें बना नहीं रहे, सब कुछ आर्म्स में खर्चा कर रहे हो, तो इन्फ्लेशन हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो इन्फ्लेशन बढ़ने से गोल्ड प्राइसेस भी बढ़ गए। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्या होगी, ये जो वियतनाम वॉर में गया, ये इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। वियतनाम में क्या थी, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी। जैसे अभी अफगानिस्तान में गया था ना, सेम ऐसे ही है, वियतनाम में गया था, अफगानिस्तान से भागना पड़ा इनकी उसको फोर्सेस को, तालिबान के साथ समझौता करना पड़ा, सेम आपका वियतनाम वॉर में हुआ था। बहुत लंबा वॉर चला वियतनाम। तो वियतनाम में अगर आप, इसने क्या कराने की कोशिश करी, मिलिट्री कू, वहां पे तख्ता पलट कराने की कोशिश करी इस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को, अपनी फोर्सेस भेज के। लेकिन कम्युनिज्म हम डिस्कस नहीं करते, कम्युनिज्म अभी, कम्युनिज्म कैपिटलिज्म के अगेंस्ट है, इसलिए बस। ठीक है, कम्युनिज्म क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये आपको पढ़ना है खुद को। ठीक है, हमारे फिलोसफी में तो मैं पढ़ाता हूँ, यहाँ पे आपको खुद पढ़ना है। ठीक है, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म में क्या डिफरेंस होता है, मैंने पढ़ाया था शुरू में, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, अभी आप इसको समझो। मिलिट्री को कराया इसने, लेकिन जो वियतनाम की जो फोर्सेस थी, दे वर एक्सपर्ट इन गुरिल्ला वॉरफेयर। गुरिल्ला वॉरफेयर में बहुत एक्सपर्ट। गुरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है, आप क्या करते हो, आप अपने कंट्री में ना ऐसे रूट्स बनाते हो, जैसे यहाँ पे एक गड्ढा होगा, होल होगा छोटा सा, वहां से आप निकलोगे, अगर वहां से आप घुसोगे तो आप उससे थोड़ी काफी दूर जाके दूसरी जगह से निकलोगे, यहाँ से आप घुसोगे तो कहीं और से निकलोगे, मतलब इस तरह से सुरंगें बनाई हुई थी, टनल्स। अब ये क्या करते थे वियतनाम वाले, इधर से घुसे, इधर से निकल के यूएस वाले उसको मारा, फिर यहाँ से आके यूएस वाले को मारा, बहुत मारा यूएस वाले को, बहुत ही मारा, मतलब आप मानोगे नहीं कि बैंड बजाते हो। यूएस वाले परेशान, क्या करें, लेकिन यूएस और फोर्स भेजता रहा, उनको भी मारा। ठीक है, बहुत मारा, तो यूएस का बहुत पैसा खर्च हुआ, पिटाई भी बहुत हुई उसके फोर्सेस की, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। फाइनली यूएस को अपना 1975 में विड्रॉ करना पड़ा। ठीक है, वहां से फोर्सेस बुलानी पड़ी। तो यहाँ पे क्या हुआ, यूएस का बहुत खर्चा हुआ, तो बहुत खर्चा हुआ, तो वो बाकी चीजों में क्या पैसा दे पाएगा, नहीं। तो इसकी वजह से भी क्या हुआ, इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गया यूएस का। आपको पता है, वॉर में आप इन्वॉल्व हो गए तो बाकी चीजें तो बनेगी नहीं यहाँ पे। तो आर्म्स रेस अपने दोस्तों को देता जा रहा है पैसा, नाटो वालों को, और यहाँ पे ये वियतनाम के साथ इसने इन्वॉल्व, मतलब वियतनाम पे अटैक करके बहुत बड़ी गलती कर दी। ठीक है, जैसा आपका हिटलर था ना, हिटलर ने क्या बोला था, रशिया को तो मैं ऐसे जीत लूंगा, लेकिन हिटलर को नहीं पता था कि वहां पे इतनी ठंड पड़ती है कि सब जम जाएंगे। ठीक है, वही वाली बात है ना, उसको पता ही नहीं था। ठीक है, उसने कहा कि मैं तो इसको 2 महीने में, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने में जीत लूंगा। यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, यूएस को लगा छोटा सा देश है, क्या ही हमारे खिलाफ जाएगा, लेकिन वो गुरिल्ला वॉरफेयर में बहुत मारा यूएस वालों। अब दोनों की वजह से इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गया, तो इन्फ्लेशन जब बहुत हाई होगा तो गोल्ड प्राइसेस तो बढ़ेगी ना। गोल्ड प्राइसेस बढ़ेगी,
जो पहले मैंने बताया था, चलो उसको चेंज कर लेते हैं। मान लो वो वो अपोजिट लिख गया था, $35 के बदले 1 ounce ऑफ गोल्ड मिलता था, 1 ounce ऑफ गोल्ड मिलता था। वहां पे मैंने इधर 35 लिख पॉइंट, ये वाली है एग्जैक्ट, ये याद रखो आप, ये पेपर के लिए जरूरत नहीं है, समझो क्या होता है। इन्फ्लेशन की वजह से क्या हुआ, ये आपका 1 ounce ऑफ गोल्ड $40 का हुआ, उससे भी ज्यादा हो सकता है, 45 का भी हो सकता है, बढ़ेगी प्राइसेस तो। अब मैं क्या करूंगा, मैं $35 लेके जाऊंगा फेडरल बैंक के पास, यूएस के, 1 ounce ऑफ गोल्ड लेके आऊंगा, क्योंकि वो तो फिक्स है ना, पैक्ड में तो फिक्स है, उसको तो चेंज नहीं कर सकते आप। उसने तो बोला था $35 लाओ, 1 ounce ऑफ गोल्ड लेके चले जाओ। अब मैं मार्केट में आके वही 1 ounce ऑफ गोल्ड कितने में बेचूंगा, $40। मतलब मेरे को कितने का फायदा हो गया, $5। तो अगर हर कोई ऐसे कंट्रीज और वहां के लोग ऐसे डॉलर लेके जाएंगे, तो यूएस का तो डॉलर जितना गोल्ड रिजर्व था वो सारा खत्म हो जाएगा। तो यूएस को लगा कि ये जो मैंने पैगिंग की है, अगर ये सिस्टम चलता रहा तो मेरा सारा गोल्ड रिजर्व डिप्लीट हो जाएगा, मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, और कुछ नहीं बचेगा तो मैं डॉलर्स उतने ही छाप सकता हूँ जितना मेरे पास गोल्ड है, क्योंकि गोल्ड को, डॉलर को किसकी बैकिंग थी, गोल्ड की बैकिंग। तो 1973 तक 1973 तक यूएस को पता चल गया था कि ये मेरा सिस्टम जो है ये गड़बड़ है, मेरा गोल्ड रिजर्व डिप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ऐसे लोग गोल्ड लेके आएंगे, वो डॉलर लेके आएंगे, गोल्ड लेंगे, मार्केट में जाके ज्यादा रेट में बेच देंगे। इन्फ्लेशन तो बढ़े जा रहा था, इसको मैं हटा रहा हूँ एक तरफ, ठीक है, इसका वो ले लो आप स्क्रीनशॉट। इन्फ्लेशन तो बढ़े जा रहा था यूएस की हरकतों की वजह से। दोनों चीजें आपकी हो गई थी, आर्म्स रेस, एक तो अपने नाटो वालों को पैसा दिया जा रहा था, उनको हथियार दिया जा रहा था, और साथ में दूसरा वियतनाम वॉर में इन्वॉल्व हो गया ये, वहाँ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का मिलिट्री को कराने के लिए, इससे इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गया, इन्फ्लेशन हाई हो गया, गोल्ड प्राइसेस बहुत हाई हो गई। इन्फ्लेशन के टाइम पे लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि गोल्ड में उनको रियल इंटरेस्ट रेट सही मिलता है, ठीक है। अब क्या, जब बॉन्ड्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, वहां बताऊंगा ये चीज आपको। गोल्ड आप इतना याद रखो, इन्फ्लेशन के टाइम लोग ज्यादा गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि गोल्ड की प्राइसेस इन्फ्लेशन जितना बढ़ेगा उससे ज्यादा बढ़ती है। अब क्या होगा, लोग गोल्ड क्या करेंगे, गोल्ड की प्राइसेस बढ़ गई, ठीक है, गोल्ड की प्राइसेस बढ़ गई तो क्या करोगे आप, $35 लेके गए, आपने 1 ounce ऑफ गोल्ड खरीदा, मार्केट में उसकी कीमत मान लो $40 या उससे भी ज्यादा है, मार्केट आप 1 ounce ऑफ गोल्ड मार्केट में बेच दो $40, $5 आपने कमा लिया घर बैठे बैठे, कुछ नहीं किया आपने। तो ऐसे अगर लोग जाने लगे, सब फेडरल बैंक से लेने लगे, बाकी कंट्रीज भी अपना डॉलर लेके आ गई, तो इसका सारा डिप्लीट हो जाना था। और इस समय पे इन्हें पैगिंग कर रखी है, तो अब इसको चेंज भी नहीं कर सकता है, यहाँ पे चेंज नहीं कर सकता इसको, पैकिंग कर रखी है तो इसको फिक्स रखना है इसको। तो अगर पैकिंग कर रखी है तो इसको चेंज नहीं कर सकता, अगर आप $35 का 1 ounce देना है तो देना ही है 1 ounce। तो ये इस वजह से फंस गया। तो फिर 1973 में यूएस ने क्या बोला कि अब हम इस सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, अब हम किस सिस्टम को फॉलो करेंगे, फ्लेक्सिबल वाले को, यहाँ पे मार्केट रेट डिसाइड करेंगे, फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म फॉलो करेंगे। और फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म फॉलो किया गया, और ये जो गोल्ड था, गोल्ड जो था उसको रिप्लेस किससे कर दिया गया, एसडीआर से, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये भी करेंसी है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, एसडीआर से इसको क्या कर दिया गया, इसको रिप्लेस कर दिया गया। तो गोल्ड को, एसडीआर क्या है आपका, पेपर गोल्ड है। इसलिए आपका एसडीआर सिस्टम शुरू हुआ 1973 में। गोल्ड वाला क्यों रिप्लेस कर दिया गया, इस वजह से। लेकिन सिर्फ यूएस ने रिप्लेस किया अपना, काफी कंट्रीज आज भी ऐसे हैं जो गोल्ड वाला सिस्टम फॉलो करते हैं,
वो कंट्री पे डिपेंड करता है, कंट्री की अपनी सॉवरेनिटी। हमने भी 1991 तक तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम ही रखा था, उसके बाद अपने फ्लोटिंग वाले पे गए हम 1991 के बाद। तो डिपेंड करता है, चाइना ने अभी 2015 तक अपना फिक्स्ड वाला रखा था, अब जाके वो इसमें आया है। तो वो कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। लेकिन यूएस इन वजह से किस पे चला गया, ये 1973 में आपका फिक्स्ड वाला खत्म हो गया और फ्लोटिंग वाला आ गया। और गोल्ड, क्योंकि गोल्ड की बैकिंग, गोल्ड तो लिमिटेड है, गोल्ड की बैकिंग रखोगे तो दिक्कत है, तो उसकी जगह एक दूसरी करेंसी से रिप्लेस कर दिया गया एचडीआर। एचडीआर क्या होता है, आपका पेपर गोल्ड, मतलब होता गोल्ड ही है, मतलब इस तरह से पेपर पे लिखा रहता है कि इसकी गोल्ड में इतनी वैल्यू, तो फिजिकल गोल्ड नहीं देना आपको किसी को, एचडीआर। तो एचडीआर क्या होता है, आपका स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, और इट इज ए काइंड ऑफ करेंसी। हमारे आरबीआई के पास भी बहुत सारे एचडीआर। एचडीआर को आगे डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे हम, फॉरेक्स, तब आपको एचडीआर क्लियरली समझ आएगा एचडीआर क्या है। अभी के लिए आपको ये तीनों एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या डिफरेंस है, क्यों चेंज किया गया, क्यों यूएस इससे इस पे मूव हुआ, वो आपको मैंने समझा दिया। समझ गए? तो ये आपकी तीन तरह की फ्लोटिंग है, ठीक है। देखो यूएस के साथ दिक्कत यही है, कम्युनिज्म, ठीक है। अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पे यूएस और यूएसएसआर का जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद पढ़ोगे 1945 के बाद, कोल्ड वॉर में सारा चीज इसी के पीछे चली गई, कम्युनिज्म के पीछे। यूएस को कम्युनिज्म से बहुत डर लगता था, क्योंकि कम्युनिज्म इज अगेंस्ट कैपिटलिज्म, ठीक है, और यूएस कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता है। और दूसरा इसको ये था कि कम्युनिस्ट जो होगा वो रशिया का वो बन जाएगा, ठीक है, दोस्त, ठीक है, यूएसएसआर के साथ चला जाए। लेकिन अब 1991 के बाद डिसइंटीग्रेशन होने के बाद वो डर खत्म हो गया। वैसे भी यूएसएसआर आपका डिसइंटीग्रेट हुआ बिकॉज ऑफ दिस कम्युनिस्ट पॉलिसी। 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गया तो अब रशिया बन गया, रशिया भी अब कम्युनिज्म से मूव कर रहा है धीरे धीरे, ठीक है। क्योंकि कम्युनिज्म से आप ग्रोथ नहीं कर सकते जैसे आपको करनी है। चाइना एक अलग केस है, ठीक है, चाइना एक अलग केस है क्योंकि सिंगल पार्टी सिस्टम है, ठीक है, और चाइना का मैन्युफैक्चरिंग बहुत डेवलप हो चुका है। जो आपका रशिया में एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, तो चलो उसमें नहीं जाते हम, पॉलिटिकल साइंस में ही आपका जो भी करंट अफेयर्स में सब चीजें डिस्कस करते थे। तो ये तीन आपको याद रखनी है, फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल एंड मैनेज्ड, ठीक है। क्या होता है क्या नहीं होता है, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन किसमें होते हैं। एक और होती है मैन्युपुलेटिव। कई कंट्रीज अपनी एक्सचेंज रेट सिस्टम को मैन्युपुलेट करती है, जिसमें चाइना नंबर 1 है। मैन्युपुलेट, ये कोई एक्सचेंज रेट सिस्टम नहीं है, लेकिन मैन्युपुलेटिव एक्सचेंज रेट सिस्टम कई कंट्रीज फॉलो करती है, जिसमें चाइना एक है। ये क्या करते हैं, ये जानबूझ के अपनी करेंसी को डीवैल्यू करते थे। करेंसी को आपने डीवैल्यू कर दिया तो आपके सामान सस्ते हो गए, आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो गई तो आपका सामान सस्ता हो गया। पहले कोई सामान मुझे 5 युआन का मिलता था, अब वही सामान मान लो मुझे 3 युआन का मिल रहा है, तो फिर मैं आपसे ज्यादा से ज्यादा क्या करूंगा, चीजें खरीदूंगा। तो क्या होगा, इससे चाइना का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। तो चाइना ऐसे करता था, ठीक है। और इसलिए आपने देखा होगा कि ट्रंप ने बोला था चाइना इज ए करेंसी मैनिपुलेटर। चाइना क्यों करता था, क्योंकि वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। अब चाइना फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो कर रहा था, ठीक है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो कर रहा था 2015 तक। 2015 तक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो कर रहा था। उसके बाद ये किस में आया है, ये उसके बाद इसने अपना सिस्टम चेंज किया है। तो चाइना क्या करता था, जानबूझ के अपनी करेंसी को डिवैल्यू करता था। वॉइस कट हो रही है, एम आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल, वॉइस क्लियर है या नहीं है, कट हुई थी बीच में, क्लियर है? नहीं, मैनिपुलेटिव वाला तो अभी समझाएगा है मैंने, अनमोल मैनिपुलेटिव वाला समझाएगा है, अभी समझा रहा हूँ, क्लियर है? मान लो
चाइना ही करता है इसको, चाइना को करेंसी मैनिपुलेटर बोलता है। चाइना कर सकता है, चाइना के पास बहुत, चाइना मैन्युफैक्चर, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जितना उसका कंजम्पशन उससे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करता है। फिर वो क्या करता है, चीजों को इधर उधर फेंकता है, डंपिंग। बाकी कंट्री जो अपना सस्ता सामान बेचता है उसे डंपिंग करता है, ठीक है। तो चाइना क्या करता है, करेंसी को डीवैल्यू करता है। देखो और आपको क्या याद रखना है, जो आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है, उसमें जो टर्म्स यूज होती हैं वही होती हैं डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन जब करेंसी आपकी वैल्यू कम होती है, रीवैल्यूएशन जब करेंसी की वैल्यू बढ़ती है, फिक्स्ड वाले में। और जो आपका फ्लोटिंग या मैनेज फ्लोटिंग है, उसमें आप टर्म्स यूज करते हो डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन। तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, जो मैंने आपको बताई है 11th की, या आपने 12th वाली भी पढ़ी होगी, तो आपने देखा होगा 1991 से पहले ये टर्म्स यूज होते थे इंडिया के रेस्पेक्ट में, क्योंकि उस समय तक हमारा क्या था, फिक्स था। आप देख लेना, डी वैल्यू और वी वैल्यू लिखा होगा, रुपी डी वैल्यू हुआ, री वैल्यू हुआ। लेकिन 1991 के बाद कौन सी टर्म्स यूज होती है, डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, करेंसी की वैल्यू कम हुई, एप्रिसिएशन। आज की डेट में आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो ये टर्म्स पढ़ोगे आप हमेशा। लेकिन चाइना आपका जब तक इसमें इंक्लूड नहीं हुआ तब तक तो वो इसी को फॉलो कर रहा था, तो इसको फॉलो कर रहा था, तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हटा देते हैं। ध्यान रखना है, फिक्स्ड में डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन होता है, फ्लेक्सिबल में डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन होता है, इसको हटा देते हैं। अब क्या है, चाइना क्या करता है, चाइना डीवैल्यू करता था अपनी करेंसी को। डीवैल्यू क्यों करता था, क्योंकि फिक्स्ड वाले में था। मान लो डॉलर एक के बदले मान लो 5 युआन था, उसने अपनी करेंसी को डीवैल्यू किया, 3 युआन, ठीक है। अब आपका डॉलर पहले 5 युआन में पे जाता था, अब वही डॉलर आपका 3 युआन में उसने जानबूझ के कर दिया डीवैल्यू, खुद से अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर दिया, कि भाई हम $1 के बदले 3 युआन, पहले नहीं 3 युआन नहीं, डीवैल्यू करेगा ना, तो $1 के बदले 8 युआन देंगे, ठीक है। डीवैल्यू करने का मतलब क्या है, उसने अपनी करेंसी की वैल्यू को कम कर दिया, ठीक है। पहले आपका $1 5 युआन का आता था, अब वही $1 आपका कितने का आता है, 8 युआन, ठीक है। मतलब 8 युआन में आपका $1 आ रहा है, पहले 5 युआन में $1 आता था आपका। तो यहाँ पे करेंसी क्या हो रही है आपकी, डीवैल्यू हो रही है या रीवैल्यू हो रही है। करेंसी की वैल्यू यहाँ पे बढ़ी है या कम हुई है, आप बताइए मुझे, युआन की। पहले $1 के बदले आपको 5 युआन देने पड़ते थे, अब $1 आपका 8 युआन में आ रहा है। कौन सी करेंसी डी वैल्यू हुई है या रीवैल्यू हुई है, एनीवन। ठीक, कौन सी करेंसी डी वैल्यू हुई है, युआन। युआन आपकी क्या हो गई, डी वैल्यू हो गई। अब इसकी करेंसी की वैल्यू कम हो गई, युआन की वैल्यू कम हो गई ना। तो पहले आप कोई चीज लेके आते थे, ठीक है, पहले आप कोई चीज लेके आते थे, तो आप उसको युआन में पे करोगे, किसको, इसको। लेकिन युआन के बदले आपको क्या लेना पड़ता था, डॉलर।
ठीक है, तो युआन में आप इसको पे करते थे पहले, अब इसको आप युआन में पे करोगे तो इसकी करेंसी की वैल्यू कम हो गई, तो आपको कम युआन देने पड़ेंगे इसको। कोई भी करेंसी अगर आपकी डेप्रिशिएट या डीवैल्यू हो गई, तो पहले आपको जितना उसको देना पड़ता था, अब आपको उससे कम युआन देने पड़ेंगे या कम डॉलर देने पड़ेंगे उसको। सीधी सी बात है। अगर आप डीवैल्यू करोगे, अपनी करेंसी के वैल्यू को कम करोगे, तो करेंसी की वैल्यू जब भी कम होगी तो आपको पहले जितना पैसा देना पड़ता था, उसके बदले उसको कम पैसा देना है। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, हमने देखा था बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव में भी। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी करेंसी वैल्यू, इसने डी वैल्यू किया तो इसकी जो प्रोडक्ट्स है वो सस्ते हो गए, प्रोडक्ट्स आपके क्या हो गए, चीप हो गए। अगर इसके प्रोडक्ट्स चीप हो गए तो लोग यहाँ से ज्यादा चीजें इंपोर्ट करेंगे ना। तो ये अपनी करेंसी को डी वैल्यू क्यों कर रहा है, ताकि इसके प्रोडक्ट चीप हो जाए और ये ज्यादा से ज्यादा चीजों को एक्सपोर्ट कर सके, इसलिए ये अपनी करेंसी को डी वैल्यू करता है। तो डी वैल्यू विद रेस्पेक्ट टू डॉलर नहीं, विद रेस्पेक्ट टू रुपी भी डी वैल्यू होगी, सबके रेस्पेक्ट में ये डी वैल्यू करता है। तो आपको पहला जितना इसको पैसा देना पड़ता है, तो उससे कम पैसा देना पड़ेगा, इसके प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे। सिंपल सा लॉजिक है। डी वैल्यू कोई भी करेगा अपनी करेंसी को, तो करेंसी की वैल्यू कम हो गई तो उसके प्रोडक्ट चीप हो गए, क्योंकि आपको उसकी करेंसी में उसको पे करके आना है। तो चीप हो गए तो आपको क्या होगा, कम पैसा देना पड़ेगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसके सामान को खरीदेंगे। इसलिए इंडिया के सारे जितने भी लोग होते थे, वो सब क्या करते थे, सस्ता मिल रहा है अगर आपको चाइना में, तो आप चाइना का खरीदोगे ना। तो ये जानबूझ के अपनी वैल्यू को क्या करता था, डी वैल्यू करता था। समझ गया आप बात को। used by a country to increase exports by making them more competitive. Country intentionally devalue its currency to make exports cheaper so as to dump them in other countries. एक तो पहले चाइना जो बनाता है चीजें वो सस्ती होती है, उसके ऊपर से डीवैल्यू करके उन चीजों को और सस्ता कर देता है। चाइना frequently used this system to increase exports. On 1st October 2015, yuan renminbi was included in HDR basket to so made it difficult for China to devalue its currency. अब जो युआन है, जो चाइना की करेंसी है युआन, उसको रेनमिंबी भी कहते हैं, ये याद रखना पेपर के लिए। अभी तक चाइना क्या फॉलो कर रहा था, फिक्स्ड, लेकिन 2015 के बाद ये किस में आ गया, फ्लोटिंग। तो युआन को इसने किस में इंक्लूड कर लिया, एचडीआर बास्केट में। एचडीआर बास्केट क्या है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स में। ठीक है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स जितनी आपकी करेंसी है, डॉलर, युआन, येन, पाउंड, इन सबका वेटेड एवरेज होता है। आगे कैलकुलेशन करके समझाऊंगा, अभी के लिए इतना समझो कि एचडीआर इन सबका वेटेड एवरेज है। तो उसमें पहले युआन इंक्लूडेड नहीं थी, अब युआन भी इंक्लूड हो गई है। तो आज की डेट में चाइना की करेंसी युआन क्यों इंक्लूड हो गई है, क्योंकि युआन चाइना का एक्सपोर्ट्स में और इंपोर्ट्स में बहुत बड़ा शेयर है वर्ल्ड के। किसी भी करेंसी को एचडीआर बास्केट में इंक्लूड होने के लिए उसके एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट सब्सटेंशियल होने चाहिए, मतलब कुछ उनका बहुत रेशियो होना चाहिए वर्ल्ड ट्रेड में। तो आपको पता है चाइना आपका क्या है, मैन्युफैक्चरिंग हब है, उसका एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है। इसलिए चाइना की युआन को किसमें इंक्लूड किया गया है, एचडीआर बास्केट में। क्या इंडिया का रुपी हो सकता है उसमें इंक्लूड, नहीं, क्योंकि इंडिया का एक्सपोर्ट में बड़ा कम आपका वो है, जो परसेंटेज है वो काफी कम है। तो ये आगे आपको डिटेल में समझाऊंगा क्या एचडीआर होता है, किस सबसे इंक्लूड की गई। ठीक है, इन इंटरनल मार्केट ऑफ चाइना, क्या है इंटरनल मार्केट। ठीक है, सो युआन जो है आपकी, पहले ही चाइना करता था ये वाला सिस्टम फॉलो, इसको करेंसी मैनिपुलेटर बोलते थे, लेकिन अब 1 अक्टूबर 2015 से युआन किसमें इंक्लूड हो गया, आपका एचडीआर बास्केट में। पहले सिर्फ डॉलर था उसमें, येन था, पाउंड था, यूरो था, ये चार करेंसी थी। अब आपका युआन भी आ गया। तो पहले इन चार का वेटेड एवरेज था एचडीआर, अब इन पांचों का वेटेड एवरेज। ठीक है, वो एक डायग्राम से आपको समझाएंगे। ये सब चीजें किसमें आएंगी, आईएमएफ में। ठीक है, डिटेल में आएगा, वहां देखेंगे। तो एचडीआर जो है आपका वो वेटेड एवरेज है इन करेंसीज का। ठीक है, ये पेपर में पूछा जाता है एचडीआर क्या है। तो एचडीआर को पेपर गोल्ड भी बोलते हैं।
या फिर वो पेपर गोल्ड है, लेकिन क्या है इनका वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज एचडीआर बास्केट का मतलब है एचडीआर में जितनी करेंसीज इंक्लूड होंगी जिस बास्केट में, उनका वेटेड एवरेज एचडीआर होगा। तो पहले युआन नहीं थी, अब युआन भी उसमें इंक्लूड हो चुकी है। तो अब एचडीआर बास्केट में पहले 4 थी आपकी, अब 5 करेंसी होगी। और इन करेंसीज को हम हार्ड करेंसी बोलते हैं। जो एचडीआर बास्केट में इंक्लूड है उनकी डिमांड हमेशा बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है, वो करेंसीज आपकी, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में उन कंट्रीज का बड़ा वो है, ठीक है, रेशियो परसेंटेज बहुत है, तो उन करेंसी की डिमांड हमेशा बहुत ज्यादा हाई होती है। तो एचडीआर बास्केट में ये 5 करेंसी जो है, इन्हीं को हम हार्ड करेंसी बोलते हैं। और इसमें भी जो सबसे ज्यादा वेट है, मतलब जैसे ही आपका हम वेटेड एवरेज जब निकालेंगे ना, तो इनमें भी डॉलर का सबसे ज्यादा वेट है, इसलिए डॉलर को सबसे हार्डेस्ट करेंसी डॉलर है। डॉलर की डिमांड सबसे ज्यादा है। जैसे वेट निकालेंगे ना डॉलर का, यूरो का, ठीक है, युआन का, इन सब का, तो सबसे ज्यादा वेट किसका है? डॉलर का। ये कैलकुलेशन करेंगे तब बताएंगे। ठीक है, आपको कैलकुलेशन काम की नहीं, लेकिन पेपर में वो आपसे ये पूछ सकता है एचडीआर क्या है। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, फॉरेक्स रिजर्व से, एचडीआर से, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है प्रोजेक्ट में। ठीक है ना, सिंपल है। अब आपको पता है एचडीआर क्या है, आगे आपको डिटेल में पता चल जाएगा एचडीआर क्या है। हाँ, चाइना में चीजें सस्ती हो गई तो बाहर भी सस्ती मिलेंगी ना भाई, एक्सपोर्ट आप करेगा चाइना। ठीक है, अरे इंडिया में चीजें सस्ती हो गई तो बाहर वाले को भी तो सस्ती मिलेंगी। है? पहले कोई चीज 100 रुपए की मिलती थी, अगर वो इंडिया में 50 की हो गई तो बाहर उसको एक्सपोर्ट में करूंगा, 50 पे थोड़ा वो टैक्स भी अगर लगेगा, वैसे एक्सपोर्ट में तो हम लगाते नहीं है। ठीक है, अगर बाहर वाला उस पर ड्यूटी नहीं लगा रहा तो वो सस्ती हो जाएगी। इसलिए तो हम, चाइना जब डंपिंग करता था तो हम उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते थे। आगे पढ़ेंगे अब। बस आप इतना समझो कि चाइना अपने सामान को बहुत सस्ता कर देता था डी वैल्यू करके। पहले ही सस्ता बनाता है, वापस से अपनी करेंसी को डी वैल्यू कर दिया, तो क्या करेगा चाइना? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यूएस में भी अपना सस्ता सामान भेजेगा, इंडिया में भी। इन दो से चाइना को सबसे ज्यादा पंगा इन दो से ही है, क्योंकि इंडिया का तो है ही पंगा, साथ में यूएस क्या है, यूएस चाइना को काउंटर करना चाहता था, उसको इंडिया की हेल्प चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे चाइना जो है अपना सस्ता सामान यहाँ बेचेगा। दिक्कत ये है कि चाइना का पहले ही सस्ता था और उसको डीवैल्यू करेंसी को कर दिया तो और सस्ता हो गया। तो यहाँ पे जब वो हमारी बॉर्डर क्रॉस करता तो यहाँ पे हम उस पर बहुत ज्यादा ड्यूटी लगा देते ताकि वो हमारे यहाँ आके ज्यादा सस्ता ना बिके, नहीं तो हमारी सारी इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी, सारा सामान चाइना का ही खरीदा जाएगा। इसी को हम एंटी डंपिंग ड्यूटी कहते हैं। फिर चाइना डब्ल्यूटीओ में चला जाता है कि भाई इंडिया ने उस पर इतनी ड्यूटी लगा दी, ठीक है, इतनी ड्यूटी तो बनती ही नहीं है। फिर इनकी लड़ाई चलती रहती है डब्ल्यूटीओ। फिर डब्ल्यूटीओ इंडिया को कहता है भाई आपने क्यों लगाई? फिर हम बोलते हैं हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। बोला अगर आप ड्यूटी लगाओगे तो फिर बाकी कंट्रीज में आप पे इतनी ड्यूटी लगाओगे, थोड़ा कम करो। फिर हम थोड़ा कम करते हैं। इस तरीके से आपका लड़ाइयाँ चलती रहती है कि चाइना यूएस में अपना सस्ता सामान बेच देगा, एल्यूमिनियम, स्टील इनका, तो वहां की एल्यूमिनियम और स्टील इंडस्ट्री बर्बाद हो गई थी। तो आपका डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था अगर मैं जीत गया तो चाइना के एल्यूमिनियम और स्टील पे बहुत ज्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दूंगा ताकि ये यहाँ पे बिके नहीं। इस तरह से इनका पंगा चलता रहता है, सारा खेल ही है, सस्ता सामान डंप करना, उस पर ड्यूटी लगाना। यूएस कोई इंडिया में सामान बेचता है, उस पर हम बहुत ज्यादा ड्यूटी लगा देते हैं, यूएस हमारे खिलाफ एक्शन ले लेगा कि भाई मैं तो आप पे कम ड्यूटी लगा रहा था, आप मेरे पे ज्यादा ड्यूटी लगा रहे हो, ठीक है, मैं भी आपके पे ज्यादा ड्यूटी लगाऊंगा। इस तरह से लड़ाइयाँ चलती रहती है, तो वो लड़ाइयाँ हम आगे देखें। सारा खेल ये है कि सामान आप कौन सा बेच रहे हो, उस पर कौन सी ड्यूटी लग रही है। ठीक है, नहीं वो डिफॉल्ट, चाइना देखो, चाइना में इतना मैन्युफैक्चरिंग होती है, कुछ गड़बड़ आ जाती है, लेकिन चाइना मैन्युफैक्चरिंग अब तो है ही यार। चाइना हर चीज बनाता है। आपको क्या लगता है, आप जितनी इंडिया में जितनी चीजें आप मोबाइल वगैरह जितने, वो चाइना से बन के आ रहे हैं। ठीक है, तो चाइना डेवलपिंग कंट्री, दो बड़ी डेवलपिंग कंट्री इंडिया और चाइना है। चाइना का तो नाम की डेवलपिंग है, वो तो डेवलप हो चुकी है। तो वहाँ मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो आप हर चीज वहां से बन के आती है, किस किस चीज से बचोगे आप? ठीक है, तो टाइम लगेगा ना आपको इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनने में। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है, चाइना ये ऐसे करता है। तो यूएस के साथ भी दिक्कत है, यूएस में भी उसका बहुत सामान जाता है और आपका इंडिया में भी उसका बहुत सामान आता है। तो अगर वो डंपिंग करने लग जाएगा, डंपिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
अगर आप सस्ता सामान डंप, जैसे मान लो यहाँ पे दो शॉपकीपर है, शॉपकीपर ए और शॉपकीपर बी, दोनों मान लो दोनों की, ठीक है, गारमेंट स्टोर है दोनों का। ये एक शर्ट मान लो 1000 की बेच रहा है, और वो ये एक शर्ट 700 की बेच रहा है। सेम शर्ट है, सेम शर्ट सेम ब्रांड, इससे कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। ऐसा ही करता है चाइना, क्या करता है, अपना सस्ता सामान इंडिया में भेजा, तो जो सस्ता सामान है चाइना का, लोग वही खरीदेंगे। देखो सबसे मेन जो कितना ही ब्रांड कॉन्शियस हो बंदा, मनी मैटर्स। वैसे भी मेरा देखो, आपका भी उसूल होना चाहिए, पैसा वहां खर्च करो जहां पर रिटर्न हो। नहीं तो कपड़ों पे और इन पे, अच्छे मोबाइल पे, गाड़ी पे, इन पे ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, वो आपको रिटर्न नहीं देता है। ठीक है, कपड़ा शर्ट आप 500 की पहनो, आप 1000 की पहनो, आप 2000 की पहनो, तनी तो ढकना है। 500 की भी अच्छी शर्ट आ जाएगी, 2000 में ब्रांड, वो ब्रांड क्या होता है, वो तो ब्रांड की इतनी एडवर्टीजमेंट होता है, इसलिए महंगी हो जाती है। शाहरुख खान ने एडवर्टीजमेंट किया, शाहरुख खान ले गया 10 करोड़, वो आपकी जेब से लेंगे। ठीक है, समझ गए बात को आप? तो ये यहाँ पे इसकी शर्ट बिकेगी, तो ये ऐसा ही होता है। मनी जब आदमी खरीदेगा तो मनी तो देखेगा ही ना, मनी मैटर्स। हर कोई तो ब्रांड वाली ले, चलो ब्रांड वाली ले भी लूंगा तो वहां पे भी देखूंगा कौन ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है, ये बेचेगा सस्ते तो मैं इससे लूंगा। तो अगर चाइना का सारा सामान यहाँ डंप हो गया सस्ता, हमारा सामान कौन खरीदेगा? यहाँ इंडिया वाले सारा सस्ता खरीदेंगे, तो इंडिया की इंडस्ट्रीज बर्बाद नहीं हो जाएंगी? तो सामान बनाया बेचने के लिए, वो खरीदेंगे नहीं, तो उन्होंने लोन वोन लिया होगा बैंक से, वो लोन भी पे नहीं कर पाएंगे। सीधा सा लॉजिक है, इसलिए हम डंपिंग को रोकना चाहते हैं, इसलिए हम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं। ठीक है, वो आगे देखेंगे कैसे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, क्या फर्क पड़ता है उससे। ठीक है, तो ये है सारा खेल, आगे देखेंगे। बड़ा पंगा चलता रहता है चाइना का, इंडिया का और यूएस का। ठीक है, इन तीनों का बड़ा, चाइना चाइना आपको पता है चाइना सब जगह पे सबको परेशान करता रहता है। अब सबको पता है कि कोरोना यहाँ से ओरिजिनेट हुआ, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता। देखो यूएस चाइना पे अटैक करेगा तो यूएस भी बर्बाद होगा, चाइना तो वही होगा, यूएस भी बर्बाद होगा, तो बाकी कंट्रीज आपकी उनसे पावरफुल हो जाएगी। इंडिया और चाइना का होता है तो ये दोनों बर्बाद होंगे, तो चाइना को नुकसान है ज्यादा। चाइना अभी पावरफुल बनता जा रहा है, इसलिए कोई किसी पे अटैक नहीं कर रहा है, सब जगह कोल्ड वॉर टाइप की सिचुएशन है। पहले कोल्ड वॉर आपका यूएस और यूएसएसआर के बीच होता था। देखो सबसे पहले कैसा वर्ल्ड था, बाइपोलर, बाइपोलर वर्ल्ड था, जिसमें यूएस और यूएसएसआर दो पोल थे। फिर बाइपोलर के बाद 1991 में आपका यूएस तो चला, यूएसएसआर तो भाग गया, डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो आपका यूनिपोलर हो गया। और आज की डेट में आपके बहुत सारे आपके पावर सेंटर्स आ गए, जर्मनी है, इंडिया है, चाइना है, ठीक है, यूएस है, रशिया है। तो इस तरह से आज की डेट में मल्टीपोलर वर्ल्ड है। और उसमें एक पोल हम भी है, पोल चाइना भी है, पोल यूएस भी है, पोल जर्मनी भी है। तो इनमें मल्टीपोलर वर्ल्ड में आपस में लड़ाइयाँ चलती रहती है, कोल्ड वॉर टाइप। ठीक है, और उसमें ज्यादातर लड़ाइयाँ कौन सी होती है, ट्रेड को लेके ही होंगी। और थोड़ी बहुत बड़ी लड़ाइयाँ भी हो जाती है, बम बम फेंकने वाली, या फिर थोड़ा सा इनकर्जन हो जाता है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर ट्रेड को लेके। ठीक है, तो इनकर्जन वगैरह भी चाइना का आपका कभी इधर घुस गया, कभी उधर घुस गया, तो वो सब चलता रहता है। आजकल मल्टीपोलर वर्ल्ड है। ठीक है? तो आजकल इधर उधर एक ही पावर सेंटर नहीं रहा है, आजकल बहुत सारे पावर सेंटर बन गए हैं। तो यूएस जो पहले एंजॉय करता था अटॉनमी, वो एंजॉय नहीं करता है। यूएस खुद के बनाए इंस्टीट्यूशन से बाहर निकल जाता है। ठीक है, कि ये इंस्टीट्यूशन किसी काम का नहीं है। डब्ल्यू खुद बना के उससे कह रहा है हम बाहर निकल जाएंगे। डब्ल्यूटीओ खुद ने बनाया कि डब्ल्यूटीओ किसी काम का नहीं है, उसको गाली देता है। तो यूएस आजकल खुद ही अपने बनाए इंस्टीट्यूशन से बाहर निकल रहा है, तो उन इंस्टीट्यूशंस की भी वैल्यू नहीं रही। तो जब इंस्टीट्यूशंस की वैल्यू नहीं रही, तो यूएस भी वो पावर एंजॉय नहीं करता जो पहले करता है। ठीक है, तो मैन्युपुलेटिव क्या है, कंट्रीज यूज करती है चाइना जैसी, मैन्युपुलेट करने के लिए, डी वैल्यू करने के लिए। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे गैट। ठीक है, गैट यानी कि आपका डब्ल्यू। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। आज मैं आपकी क्लास 9 बजे तक ही लूंगा। ठीक है, बस ये गेट का ये स्लाइड पढ़ के खत्म करते हैं आगे।
बाकी का कल पढ़ेंगे, ठीक है, ऑफिस जल्दी जाना है। गेट, गेट की फुल फॉर्म में याद रखना, पहले टैरिफ आता है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। अगर आप डिक्शनरी के हिसाब से भी देखो तो पहले टैरिफ आएगा फिर ट्रेड आएगा, तो उस हिसाब से फुल फॉर्म देखो। किस लिए बनाया गया? फॉर्म टू रिड्यूस द टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रेड। ये लाइन याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है। इसमें दो वर्ड यूज हुए हैं, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ। क्या होते हैं आगे डिटेल में देखेंगे, टैरिफ बैरियर्स कौन से होते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं, सारा खेल इसी का। आफ्टर द मर्राकेश ट्रीटी, मर्राकेश कहाँ पे, मोरक्को में, मर्राकेश ट्रीटी ऑफ 1994, गेट वाज रीनेम्ड एज डब्ल्यूटीओ इन 1995। ये भी याद रखना कब हुआ रीनेम। प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, ये इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यूटीओ के प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? नगोजी ओकोंजो इवेला। पहली व्यूमैन है, मतलब अभी तक कोई व्यूमैन नहीं बनी थी, ये सातवीं है, सेवंथ है, फर्स्ट व्यूमैन एंड फर्स्ट अफ्रीकन टू होल्ड दिस पोजीशन। इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। इससे पहले तक रोबर्टो एजोविडो थे, ब्राजील के, उन्होंने एक साल पहले ही छोड़ दी पोस्ट, तो इसको इनको इलेक्ट किया गया, ठीक है। फर्स्ट व्यूमैन फर्स्ट अफ्रीकन टू होल्ड दिस पोजीशन, ठीक है, याद रखना, नकोजी ओगोंजो इवेला, ठीक है। काफी न्यूज में भी रहा था, ठीक है, बहुत आर्टिकल्स आए थे, तो नकोजी ओगोंजो इवेला कहाँ से, नाइजीरिया, अफ्रीका से। प्रेजेंट मेंबर कितने हैं डब्ल्यूटीओ के, 164, ठीक है। लास्ट जो इसने ज्वाइन किया था अफगानिस्तान था, 164 वाला 2015 में ज्वाइन किया था, ये भी याद रखना। और हेडक्वार्टर क्या है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। आपको कभी पेपर में याद नहीं आए कि हेडक्वार्टर का है, ऑप्शन दे रखे हो, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड ज्यादातर जगहों का ज्यादातर चीजों का हेडक्वार्टर। आपका एनवायरनमेंट में यही दिक्कत है, एनवायरनमेंट में बहुत सारी बॉडीज है, उनके हेडक्वार्टर याद नहीं रहते, तो अगर तुक्का मारना तो जिनेवा पे मार दो, स्विट्जरलैंड, ठीक है, तो तुक्का आपका सही होने के चांसेस बहुत हाई। हाँ, पेरिस एग्रीमेंट से भी निकला, यूएस यूनेस्को से भी निकल गया, ठीक है, तो वो उसका पार्ट है आपका। एनवायरमेंट में पढ़ाया था मैंने पेरिस एग्रीमेंट से, और करंट में पढ़ाया था यूनेस्को, पेपर में भी पूछे गए, तो गेट का ये आपको याद रखना है इंट्रोडक्शन में। टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को कम करता है, मर्राकेश ट्रीटी के बाद डब्ल्यूटीओ बन गया। प्रेजेंट चेयरमैन नकोजी ओकोंजो इवेला है, नाइजीरिया, अफ्रीका से। और लास्ट मेंबर अफगानिस्तान था, हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है, इंपॉर्टेंट, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए। टैरिफ बैरियर्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स कल देखेंगे, आज के लिए इतना ही। किसी को कोई डाउट है तो फटाफट पूछ लो, फिर खत्म करते हैं।